नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अटल पेंशन स्कीम पर कांग्रेस का निशाना, कहा बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई है योजना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी आ सकती है लेकिन मोदी कभी नहीं, उन्हें हराना है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बदले बोल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव में कटा टिकट, क्या बीजेपी छोड़ हाथ थामेंगे वरुण गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता ने दे दिया है ये ऑफर। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि लोगों का अपमान करते रहिए, आपकी हार निश्चित है, स्टालिन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर किया तीखा हमला। और इसी प्रकार से आगे बताएंगे कि चीन ने फिर किया अरुणाचल पर दावा, तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ये मोदी की चाइनीज गारंटी है। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अटल पेंशन स्कीम पर कांग्रेस पार्टी का निशाना, कहा बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई है ये योजना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को अटल पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई योजना और कागजी शेर है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ये योजना मोदी सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट वाले नीति निर्धारण को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है, जिसका वास्तव में कुछ लाभ ही लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के लिए एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने वाले 3 ग्राहकों में से लगभग एक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके खाते उनकी अनुमति के बिना खोले गए थे। और इस खबर में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के हालिया अध्ययन का हवाला दिया गया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 मार्च को बेंगलुरु में थी, जहां वो मोदी सरकार द्वारा प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई अटल पेंशन योजना के फायदे की घोषणा कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक दिन बाद ये सामने आया कि इस योजना के तहत तिहाई ग्राहकों को अधिकारियों द्वारा उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना योजना में नामांकित किया गया था। रमेश ने दावा किया कि ग्राहकों के लिए रिटर्न की राशि बहुत आकर्षक नहीं है क्योंकि ये एक निश्चित आय पेंशन है जो बढ़ती कीमतों के साथ अपना मूल्य खो देती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी आ सकती है लेकिन मोदी कभी नहीं, उन्हें हारना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में जहाँ पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना कर रही है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग ही राय जाहिर की है और उनके इस बयान कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, इसने भाजपाइयों को बेचैन कर दिया है। दरअसल सही हो या गलत, सुब्रमण्यम स्वामी उन कुछ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं जो सीधे अपनी बातें कहते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में रहते हुए भी पार्टी और उसके नेताओं की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाते और इसी तरह वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते आ रहे हैं। कुछ बीजेपी सदस्य ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो नाराजगी के कारण ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच मदुरई आए सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्रकारों से मुलाकात की। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं आना चाहिए, मोदी को हराना चाहिए। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत मिल सकता है, बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन मोदी को कभी नहीं आना चाहिए। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके ने मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में कटा टिकट, क्या बीजेपी छोड़ हाथ थामेंगे वरुण गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया ये बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कट गया है। बीजेपी ने इसी रविवार को पार्टी उम्मीदवार की 5वीं लिस्ट जारी की थी और पार्टी ने 3 बार के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। हालांकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर टिकट दिया गया है। पीलीभीत से राज्य सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है और टिकट कटने के बाद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने की अटकलें हैं। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है और अधीर रंजन ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, वो शिक्षित हैं और वो एक काफ़ी साफ छवि के नेता हैं। दोस्तों, पीलीभीत लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है और 26 व 27 मार्च 2 ही दिन नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। बसपा ने इस सीट से अनीस अहमद खान फूल बाबू को उम्मीदवार घोषित किया है और सपा की
टिकट पर भगवत शरण गंगवार चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोगों का अपमान करते रहिए, आपकी हार निश्चित है। स्टालिन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर किया तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीते सोमवार को राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हालिया टिप्पणी पर निशाना साधा। वहीं सीएम स्टालिन ने उन पर लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में चुनाव अभियानों को संबोधित करते हुए डीएम के नेता स्टालिन ने कहा है कि केंद्र ने राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को पर्याप्त धन नहीं दिया है, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने निर्मला सीतारमण पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री हमें कोई राहत राशि नहीं दे रही है। जब राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तो निर्मला सीतारमण उसे भिक्षा कह रही थी, जबकि वो बाढ़ प्रभावितों का अधिकार है। अगर आप लोकतंत्र में ऐसा ही लोगों का अपमान करती रहें तो आपकी हार निश्चित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेहद तीखा आक्रोश प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि आप लोगों से मिलने क्यों नहीं आती, उनके पास आपके लिए अच्छा जवाब होगा और उसके बाद आपको भिक्षा शब्द भी याद नहीं रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने फिर किया अरुणाचल पर दावा तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ये मोदी की चाइनीज गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर दावा करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की निंदा की है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है और खड़गे ने कहा है कि 2020 के गलवान हमले के लिए भी मोदी सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। इसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चीन को खुश करने वाली नीतियों पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 20 भारतीय जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी और मोदी सरकार गलवान पर चीन को क्लीन चिट दे देती है। पीएम मोदी चीन की लाल आंख का कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उसके हौसले बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल सीमा के पास गांव बसाना हो या फिर हमारे लोगों को सीमा से किडनैप कर लेना हो, ये सब मोदी सरकार की प्लीज़ चाइना पॉलिसी के चलते हो रहा है और इससे हमारे अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बता दें कि सोमवार को चीन के विदेश मंत्री लिन जियान ने कहा था कि भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा था और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के विश्वविद्यालय में कहा था कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में चीन के सारे दावे गलत हैं। उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी हास्यास्पद है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है क्योंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और सीमा पर तनाव के लिए जयशंकर ने ड्रैगन को लताड़ लगाई थी। दोस्तों, खड़गे ने कहा है कि एक महीने में ही 4 बार चीन ये दावा कर चुका है। इसके अलावा चीन अरुणाचल की जगहों के नाम बदल रहा है और भारत की अखंडता के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की चीनी गारंटी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चल रही है और मोदी सरकार की नीतियों के चलते भारत ने अपने ही इलाके पर कंट्रोल खो दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार चीन को कड़ा जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपने ही बढ़ा रहे भाजपा की मुश्किलें, उड़ीसा बंगाल के 2 नेता हुए बागी, कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश इस समय चुनावी रंग में लगा हुआ है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद से ही विभिन्न पार्टियों के नेता वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने में लगे हुए हैं। वहीं पार्टियां भी लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। कई नेता ऐसे भी हैं जो निर्दलीय के रूप में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और कुछ ऐसे ही 2 भाजपा नेताओं ने किया है। पश्चिम बंगाल की करसियांग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने तो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बागी रुख अपना लिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो दार्जिलिंग लोकसभा सीट से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार राजू बिस्ता के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पार्टी में बने रहने की भी बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर मोदी फिर से पीएम बने तो भारत को बर्बाद कर देंगे, सीएम स्टालिन ने मतदाताओं से की अपील। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मानवीय प्रधानमंत्री चुनने की अपील की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे। सीएम स्टालिन सोमवार को तिरुनेलवेली में डीएम के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोगों का वोट तय करेगा कि राज्य का सम्मान करने वाला और तमिलों से नफरत न करने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं। स्टालिन ने मतदाताओं से कहा कि आपका वोट मानवीय मुख्यमंत्री को चुनने के लिए है। यह आपके हाथ में है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जो तमिल
तमिलनाडु और तमिलों का सम्मान करता हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना होगा। और अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, ये स्टालिन की तरफ से बयान सामने आया है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कार में कैश ही कैश, रुपए गिनने में हांफने लगी मशीनें। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने के बाद से इंदौर पुलिस बड़ी रकम लेकर चलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में राजेंद्र नगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 56 लाख रुपए जब्त किए हैं और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने नकद रुपए लेकर चलने वालों के लिए एक गाइडलाइन तय की है और इंदौर पुलिस इस गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च की रात इंदौर पुलिस और एफएसटी की टीम राजेंद्र नगर क्षेत्र में चोईथरमा मंडी पर एक फॉर्च्यूनर कार को रोका और इसके बाद कार की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान कार में 56 लाख रुपए मिले और पुलिस ने तुरंत रुपयों के बंडलों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं है, हमारे आपके भविष्य का चुनाव है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अपने कारनामों के कारण सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में ये अब वसूली सरकार के रूप में विख्यात हो चुकी है। अपने पैतृक गांव सैफई में होली के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उससे केंद्र की भाजपा सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा किसी से भी स्वेच्छा से लिया जाता है, लेकिन सरकार के दबाव में ईडी सीबीआई के जरिए लोगों से जबरिया वसूली की जा रही है। कितनी अजीब बात है, बताओ। एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वो कह रहे हैं कि काला धन है, और वही कंपनी बीजेपी को दे तो वो चंदा है। बीजेपी ये सब छुपाने के लिए कार्रवाई कर रही है और बीजेपी से सावधान रहना होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चंदे के नाम पर ईडी सीबीआई के जरिए जबरिया वसूली की जाती है तो उसको चंदा नहीं बल्कि गुंडई कहा जाता है, और ये गुंडई देशवासी खुलेआम अब देख भी रहे हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ज्वाइन करते ही मेरी वाई श्रेणी की सुरक्षा छीन ली, पप्पू यादव का दावा, कहा बीजेपी जेडीयू को भारी पड़ेगा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर भड़के हुए हैं। दरअसल अपनी सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर बड़ा दावा किया गया है। मंगलवार को एक्स पर पप्पू यादव ने एक पोस्ट शेयर कर खुद की सुरक्षा हटाए जाने का दावा किया। एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा गया है कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर उत्तर दिल्ली से पुनः पूर्णिया जा रहे हैं। मुझे वाई सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही मेरी सुरक्षा में तैनात सारे पुलिस बल को हटा लिया गया है। पूर्णिया सीमांचल कोसी में मिल रहे मुझे आशीर्वाद से बीजेपी भाई आक्रांत है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएमसी ने तोड़ा था कंगना रनौत का ऑफिस, 3.5 साल पुराने बुलडोजर एक्शन को संजय राउत ने सही ठहराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जिसके बाद एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं। और इसके साथ ही चर्चा उनके मुंबई वाले उस दफ्तर को लेकर के भी शुरू हो गई है जिसे बीएमसी ने करीब 3.5 साल पहले तोड़ दिया था। और अब इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने पूछा कि अगर कोई मुंबई को पीओके बोलेगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को चलेगा। राउत ने कहा कि हमने मुंबई में उनका ऑफिस नहीं तोड़ा था, कंगना का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था। गैर कानूनी काम किया था, इसीलिए बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनुसूचित जाति के परिवारों पर हमला करने के मामले में मायावती ने जताया दुख, सरकार से की कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद के मुख्तियारपुर गांव में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों पर जानलेवा हमला करने के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर मायावती ने दुख जताया है और साथ ही सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जिला बिजनौर में नजीबाबाद के मुख्तियारपुर गांव में सामंती तत्वों द्वारा दलित परिवारों पर जानलेवा हमले में अनेक लोगों के घायल होने की घटना गंभीर व अति दुखद है। सरकार SC/ST एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि चुनावी माहौल ना बिगड़े और चुनाव आयोग भी
इसका संज्ञान ले। नजीबाबाद के गांव मुख्तियारपुर में होली के दिन मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से धारदार हथियार भी चले। इसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है कि कविता ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है और एक आरोपी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरे आरोपी को बीजेपी का टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा तीसरे आरोपी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए भाजपा को दिए और इसी के साथ उन्होंने लिखा जय तेलंगाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की कर रहे मांग, 20 दिन से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य और छठे शेड्यूल में डालने के लिए लद्दाख वासियों ने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है और 20 दिन के भूख हड़ताल चला रहे हैं सोनम वांगचुक। उनकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन गोदी मीडिया में आपको ये खबरें नहीं दिखेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नवीन जिंदल के बीजेपी में जाने पर खूब बरसे जयराम रमेश। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उद्योगपति नवीन जिंदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि जब आपको एक विशाल आकार की वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है तो यही होता है। जिंदल के भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, जब आपको एक विशाल आकार की वॉशिंग मशीन की आवश्यकता होती है तो ये तो होना ही था। पिछले 10 वर्षों में पार्टी में शून्य योगदान देने के बाद ये कहना कि मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूँ, ये एक बड़ा मजाक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा में तीसरी बार होगी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गर्माहट बढ़ गई है। नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी, जिस पर आरएलपी ने खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ज्योति हनुमान बेनीवाल के सामने तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल ज्योति मिर्धा साल 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, गोपाल राय का खुलासा, हिरासत में कई नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आज पूरी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भाजपा के नेता, केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में छिप जाएंगे और जवाब नहीं देना पड़ेगा तो बड़ी भूल में हैं। आपका खेल अरविंद केजरीवाल को जेल भेज शरद चंद्र रेड्डी को 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड और एक बयान पर बेल, अब सच देश के सामने है। और आज से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कई बैठकें हैं। हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी बैठक करेगी और 31 मार्च की रैली को तैयारी के लिए बैठक की जा रही है। पार्टी के सभी विधायक, पार्षद और पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो लालची हैं और अपनी सुरक्षा के कारण अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन में मचा घमासान, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में हुई जबरदस्त झड़प। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और जनता दल के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि तुमरुक में आयोजित दोनों दलों की एक संयुक्त बैठक के दौरान भाजपा जेडीएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। खबरों के अनुसार दोनों दलों की ये बैठक गठबंधन के उम्मीदवार वी सोमन्ना के प्रचार के लिए बुलाई गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने ही बढ़ा रहे हैं भाजपा की मुश्किलें, उड़ीसा बंगाल के 2 नेता हुए बागी, कहा अकेले लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता MA खरबेला स्वयं ने उड़ीसा की बालासोर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके अलावा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर भी भाजपा के ही एक विधायक ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। पश्चिम बंगाल की करसियांग विधानसभा सीट
से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने तो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बागी रुख अपना लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार पर अखिलेश यादव की आई प्रतिक्रिया, ईवीएम का कर दिया जिक्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट प्रत्याशियों की जीत और एबीवीपी की हार हुई थी और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्टूडेंट्स के नाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रिय विद्यार्थी युवाओं, पीटीए की एकजुटता ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में समेकित रूप से सभी महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल करी है और बीजेपी समर्थित एबीवीपी को भारी अंतर से बुरी तरह हराया है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि दलित अध्यक्ष सहित सभी विजयी पदाधिकारियों और उन्हें चुनने वाले सजग सतर्क मतदाता विद्यार्थियों को भी बहुत बधाई और जेएनयू की नकारात्मक छवि बनाने वालों को आगे भी यूं ही हराते रहने और देश हित में सकारात्मक राजनीति का झंडा फहराते रहने के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।